नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। इस मेड़ता की धरती पर, राजस्थान के केंद्र बिंदु पर हम किसानों के एक सम्मेलन में उपस्थित हैं और उपस्थित सभासदों से निवेदन है कि हम आपके बीच में किन कारणों को लेकर उपस्थित हैं, इस बात को हम आपसे निवेदन करने आए हैं। साथियों, जब से दुनिया में अनाज और कोरोना की कहानी शुरू हुई, उस दिन के बाद में दुनिया के कॉरपोरेट जगत ने यह समझा कि रोटी को यदि तिजोरी में बंद कर दी जाए तो ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। पहले उन्होंने रुपया बनाया, डिजिटल करेंसी बनाई, सब कुछ बनाने के बाद में जब ये बात उभर करके आई कि रोटी को तिजोरी में बंद करना अति आवश्यक है, इन्हीं चरणों के तहत भारत सरकार ने भी वो कदम उठाए। कॉरपोरेट के साथियों के साथ में कदम से कदम मिला करके वो चले और इधर किसानों को ये भनक लगी कि रोटी तिजोरी में जाने जा रही है, तो पंजाब और हरियाणा के किसान मैदान में निकले और आज इस राजस्थान के केंद्र बिंदु मेड़ता से हम उनको समर्थन देने के लिए समुपस्थित हैं। ये सभासद पूरी की पूरी उनको संकल्प लेती है कि हम इन बातों के ऊपर कि आप हमारी रोटी को तिजोरी से बंद करने से पूर्व हम जो भी उत्पादक हैं उनका हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या हमारा जो भी लाभकारी मूल्य है वो दें। इस बात को लेकर के हम आपके सामने समर्पित हैं। साथियों, दुनिया के कई देशों के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। मैं आपको भी बता दूं कि दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील मक्का के लिए लड़ रहा है, वेनेजुएला डीजल के लिए, रेट के लिए लड़ रहा है, कोलंबिया धान की कीमत के लिए लड़ रहा है, मेक्सिको और कोस्टारिका भी इस लाइन में खड़ा है और अफ्रीका के लोग, केनिया के जो हैं वो कॉफी के लिए लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग खाद्य उत्पादकों को लिए लड़ रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए हाई वोल्टेज और पावर लाइन के लिए लड़ रहे हैं और यूरोप की 12 देश, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, लिथुआनिया, यूनान। तो अब ये कहानी है, एक तरफ कॉरपोरेट है, एक तरफ किसान है। पूरी दुनिया के अंदर ये बात उभर करके आ गई है कि किसानों को एक मंच पर आकर के और कॉरपोरेट की इस कहानी को समझाना पड़ेगा कि रोटी डाउनलोड नहीं होती है। तुम किसी विकास की कड़ी को उठा लो, तुम डिजिटल इंडिया कर लो, डिजिटल वर्ल्ड कर लो, किसी बात को कर लो, ग्लोबली तुम कितने ही विकास कर लो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले ये दुनिया कि रोटी के लिए किसान के पास जाना पड़ेगा। ये प्रकृति और किसान ही है जो इस दुनिया को बचा सकता। एक परिभाषा मैं आपके बीच में देना चाहूंगा और वो परिभाषा ये है कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने 1970 के अंदर अर्थ ओवरशूट डेट का मायना रखा। अर्थ ओवरशूट के मायने क्या है कि यानी इस पृथ्वी पर मानव के खाने के लिए जो भी वस्तुएं हैं, जिसको कुछ किसान उपजाता है, कुछ प्राकृतिक रूप से फल फूल के रूप में श्वेते पैदा होते हैं, उसकी तारीख घोषित की गई कि ये कितना अनाज है इस पृथ्वी पर, जो करीब 8 अरब और 9 अरब के बीच की जो जनसंख्या है उनके लिए, कितने लोगों के लिए ये व्यवस्था है। करते करते ये कहानी जब 2024 में आई तो 25 जुलाई को इस पृथ्वी पर ओवरशूट डे की वो तारीख जिसमें पूरा खाने का अनाज खत्म हो गया, आदमी के खाने की चीजें, मछली, मीट, अनाज वगैरह जो कुछ भी थी वो खत्म हो गई। और ये आंकड़े वैज्ञानिकों के हैं, ये मेरे द्वारा नहीं बताए गए आंकड़े हैं। इस बात का भनक कॉरपोरेट को लगी कि इस पृथ्वी पर जब 25 जुलाई को पूरा तंत्र खत्म हो रहा है तो क्यों नहीं हम इस रोटी को अपने कब्जे में लें, क्यों नहीं हम उस सिस्टम को अपने हाथ में लें, ताकि ये मानव सभ्यता जो है हमारी मुट्ठी में रहे। पैसे के बाद में जब ये व्यवस्था शुरू हुई तो इस मामले के अंदर इनका दिमाग यहाँ घूमा और इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए। भारत सरकार ने भी इस व्यवस्था को खड़ी की। पंजाब के अंदर 3 बहुत बड़े गोदाम हैं जिनके अंदर पूरी मालगाड़ी जाती है। 249 गोदाम इन्होंने अभी अभी शुरू किए हैं, जो भी हर स्टेज में। राजस्थान के अंदर गंगूड़वाली के अंदर अभी जो 2 महीने पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया था, पूरी किसान का उत्पादन है उन गोदाम के अंदर जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर के, पैकिंग होकर के, वैल्यू एडिशन होकर के और उसको, उस व्यवस्था को उस तरीके से ये लोग आगे बढ़ाएंगे।
इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात को आगाह करना पड़ रहा है, आपको चेताना पड़ रहा है कि क्या पंजाब और हरियाणा के किसान ही संघर्ष करेंगे? क्या मेड़ता की धरती से हम इस बात को उजागर नहीं कर पाएंगे? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? हिंदुस्तान भर के किसानों को और दुनिया के किसानों का, जो मैंने कम से कम 50 देशों के अंदर जो संघर्ष चल रहा है किसानों का, उसकी जब बात कही तो हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए जागना पड़ेगा। यदि यही व्यवस्था रही तो एक दिन मानव सभ्यता 2024 में जो 25 जुलाई को, कतर एक ऐसा देश है जहां 9 फरवरी को माल खत्म हो जाता है, अमेरिका के अंदर मार्च में खत्म हो जाता है, तो आप कहेंगे ये माल फिर आता कैसे है? जो भी भारत जैसा देश है जहां एक प्रकृति की पूरी मेहरबानी है, यहां हम इस तरह से एक कर रहे हैं, यहां एल्यूवल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी करीब करीब 70% है, दुनिया की 70% मिट्टी है। भारत के किसानों का रोल मॉडल लेकर के और दुनिया के किसानों ने ये सोचा कि हमें भारत के किसानों को एज ए लीडर मानते हुए और भारत में भी पंजाब और हरियाणा के किसानों को अग्रणी मानते हुए, साथियों मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये चुनाव है और इस चुनाव के अंदर हर गांव में पंजाब में फ्लेक्सी बोर्ड पर मांगे लिखी हुई है और चौपाल लगाए हुए सारे किसान बैठे हैं। जो भी प्रचार करने आता है बीजेपी या के लोग, तो उनके कहते हैं कि इनका मुझे उत्तर दे दो, इनका हमें जवाब दे दो और फिर आप अपने हिसाब से जो भी हम सोचेंगे कि आपको मतदान करना या नहीं करना। हरियाणा के अंदर लंबे लंबे फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिए गए हैं, वहां के अंदर एंट्री नहीं है गांव के अंदर। चौपाल में आपको जाना है तो वहां की चौपाल की परमिशन लेकर के उनके सवालों के उत्तर देने पड़ते हैं। क्या आप एमएसपी देंगे? क्या किसान का जो भी साथ अत्याचार हुए उनका कोई जवाब कोई देगी सरकार? इन सब बातों को लेकर के किसान जाग चुका है। जब हरियाणा और पंजाब के किसान जाग चुका है तो आज मेड़ता का किसान भी इस कड़ी से कड़ी मिला करके आपके साथ में कदम मिलाएगा। अब हम आज का जो कार्यक्रम था वो था कि किसान संकल्प, और इसके ऊपर ही हम चार्टर बना रहे हैं। हिंदुस्तान भर में घूम करके हमने कई जो चार्टर के बिंदु संकलित किए हैं। किसान क्या संकल्प लेना चाहता है? किसान संकल्प लेना चाहता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जिस बागडोर को लेकर के चल रहे हैं उनके साथ हमें कदम से कदम मिला करके चलना है। हमें उन लोगों का सहयोग करना है। दुनिया भर के किसान भी इनके साथ लगे हुए हैं। जैसे मैंने कई नाम पढ़े, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इन सारी बातों को पढ़ा तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ा एक सिस्टम की बात है, जिस सिस्टम के अंदर हम यदि समय रहते नहीं जागे, समय रहते हमने यदि नहीं किया तो आने वाले समय में किसान खेती उजड़ गई। एक बात और मैं जोड़ दूं इसी कहानी के साथ में कि पर्यावरण का ढांचा बिल्कुल खत्म होने जा रहा है और पर्यावरण खत्म करने के अंदर अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र, जिस विकसित राष्ट्र की कहानी मोदी सरकार कर रही है, इनको परिभाषा की है कि यदि देश का किसान विकसित होगा, विकसित राष्ट्र की परिभाषा पुनः सुन लीजिए, यदि देश का किसान विकसित होगा तो ही राष्ट्र विकसित होता। राष्ट्र किसी चिड़िया का नाम नहीं है, राष्ट्र किसी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, राष्ट्र किसी सभ्यता का सवाल है जहां भी मानव है, पशु है, पक्षी है, घोड़े हैं, गधे हैं, चिड़ी है, पानी है, समंदर है, सारे कुछ है, नदियां, नाले, समुद्र। इसका जब विकास होगा तो उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं। पर कैपिटा इनकम $12,000 के ऊपर विकसित राष्ट्र बना दिया। किसी व्यक्ति को जो है वो टाइमली उसको ट्रांसपोर्टेशन का साधन बन गया, उसको विकसित राष्ट्र कर दिया। विकासशील देशों के विकसित राष्ट्र और भारत के विकसित राष्ट्र में बहुत फर्क है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं किसान, और आने वाले समय को हम बताते हैं कि यदि भारत का किसान विकसित होता है तो ही भारत विकसित होता है। और बीजेपी सरकार ने भारत के किसान को विकसित करने के अंदर जो भी अड़ंगे लगाने थे, तारों की बाड़ बनाने से लेकर के, गोली चलाने से लेकर के, और इनकी एमएसपी में ना देने से लेकर के, और किसी प्रकार के किसानों को, बच्चों को अग्निवीर बनाने से लेकर के जो व्यवस्था खड़ी की है, तो ये विकसित राष्ट्र की परिभाषा नहीं है। हम पुरजोर शब्दों में प्रश्न करते हैं इस सरकार की कि विकसित राष्ट्र की परिभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में बनाइए।
अमेरिका के परिप्रेक्ष्य की परिभाषा हमें विकसित राष्ट्र की नहीं चाहिए, ये ढकोसले हमें नहीं चाहिए। किस चिड़िया का नाम है विकसित राष्ट्र? क्या बुलेट ट्रेन का विकसित राष्ट्र कहेंगे? क्या आप ये रेलों को दौड़ा करने को विकसित राष्ट्र कहेंगे? खेत और खलियान चमकेंगे, कार्बन के उत्सर्जन के अंदर लहलाते खेत होंगे, उस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र कहेंगे। जहां इस धरती में इतने लोग अनाज पैदा करने वाले हैं 70%, उन लोगों को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कुछ मायने है। तो हम एक तो ये मोटी मोटी आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं कि विकसित राष्ट्र की परिभाषा इस बीजेपी सरकार से बदलवानी पड़ेगी। आपको यदि ये भारत जैसे देश को विकसित चाहिए तो आपको खेत और खलियान को विकसित करना पड़ेगा, जहां हर खेत को पानी देना पड़ेगा, हर हाथ को काम देना पड़ेगा, हर किसान के लिए इनपुट कॉस्ट घटानी पड़ेगी, हर किसान को उपजाए अनाज को एमएसपी देनी पड़ेगी। ये व्यवस्था यदि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता तो हम उसके अंदर संकल्पित तरीके से किसान इसका विरोध करते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ में कदम से कदम मिला करके हम उनके साथ में खड़े हैं। तो साथियों, मैं आपको एक दूसरे एरा में वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जिस जीडीपी के ढकोसले को लेकर के ये सरकारें ढो रही है, अमेरिका, रूस, चाइना के मॉडल पर हम चल पड़े हैं। जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी 3 केंद्र बिंदुओं पर है। एक इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु, एक केंद्र बिंदु जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक केंद्र बिंदु है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से भारत सरकार के आकाओं ने, भारत सरकार की सरकारों ने जिस तरीके से ये व्यवस्था खड़ी की है, उसके अंदर ये हुआ कि सर्विस सेक्टर का जो सिस्टम है वो इस तरीके से कर दिया कि आप इसको सर्विस सेक्टर कहेंगे। ब्लू कॉलर जॉब के जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को इन्होंने 8 चरणों में बांध दिया। पहले आप सर्टिफिकेट कोर्स करिए, एक बैंक खोली एबीसी के नाम में, एकेडमिक, बैंक और क्रेडिट। उसको क्रेडिट के अंदर एंट्री कर दी और बैंक में क्या करना पड़ेगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसके क्रेडिट जोड़ दो, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के क्रेडिट जोड़ दो, डिग्री की है तो डिग्री के क्रेडिट जोड़ दो, डिग्री करते हुए इंटर्नशिप की है तो उसके नंबर जोड़ दो, इंटर्नशिप पूरी आपकी डिग्री पूरी हो गई, अप्रेंटिसशिप कह रही है तो उसके नंबर जोड़ दो। उसके बाद में आपको स्किल में जाना है, किसी इंडस्ट्री के स्किल में जाना है। इंडस्ट्री वाला आपको फ्री में आपको ब्लू कॉलर जॉब के लोगों को एक सर्टिफिकेट देने के नाम पर आपको वहां पर जो है वो इस तरीके से लगाए रखेगा दिन भर धंधे। स्किल के बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हमारा जी नहीं भरा तो री स्किल करिए। तो री स्किल में हमारे बच्चे फिर वहां पे हो रहे हैं। री स्किल से भी इंडस्ट्री का और इनका कॉर्पोरेट का जी नहीं भरा तो अप स्किल की कहानी कर दी। री स्किल, अप स्किल होने के बाद में जब हमने ये बातें उठाई, कई मंचों से उठाई कि भैया क्या करना चाह रहे हो आप, इनको अप स्किल होने के बाद में नौकरी देंगे, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इनको रिजर्वेशन घटाना था, इनको संविधान की धज्जियां उड़ानी थी, इनको बच्चों को नौकरी नहीं देनी थी। फिजिकली फिट बच्चों को इनको सिर्फ ये बात करना था कि अग्निवीर बना के 4 साल के लिए ठंडे बस्ते में बांध दो, इनको स्किल, री स्किल और अप स्किल दुनिया में बढ़ा दो, ताकि किसान का बच्चा भटका हुआ इनके मकड़ जाल में फंसा रहे। इधर ने तो आप खेती की बात कर रहे हैं, ने आप उस तरह की बात कर रहे हैं। इसके मायने क्या समझे? इसके मायने ये समझे कि ये सरकारें सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए हैं, ये बैंकें सिर्फ इनके लिए हैं, ये पैसे सिर्फ उन लोगों के लिए, किसान के नाम पे देने के लिए इनके पास में मामूली सी हैं 3 लाख रुपए की एक कहानी। तो आपको इन मुद्दों पे सोचना ही पड़ेगा। और आज हम यहाँ एकत्रित जो हुए हैं वो इस बात को संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि पंजाब और हरियाणा और दुनिया के देशों के किसान जिस मांग को लेकर के चल रहे हैं सरकारों के विरुद्ध, उन मांगों को पूरा नहीं होने की स्थिति तक हम लोग जो हैं इनका पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाले इस एमपी के चुनाव में हम संकल्प लेते हैं कि इनको हराएंगे। और आपसे भी मैं करबद्ध प्रार्थना करके कहना चाहूंगा कि आपको ये बातें गांठ बांध लेनी है, आपको बच्चों का भविष्य निर्धारित करना है, हमें इस देश को बचाना है, हमें इस देश को विकसित का
कृषि के क्षेत्र में विकास की श्रेणी में लाना है तो एकमात्र ये कहानी बचती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राथमिकता में हो। जब तक जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर के 70% लोग हो, उस देश के अंदर यदि इंडस्ट्री की प्राथमिकता हो, इंडस्ट्री के लोगों को लोनिंग किया जाए, इंडस्ट्री के लोगों को प्राथमिकता पे लिया जाए और एग्रीकल्चर को साइड में किया जाए, उस देश के अंदर बहुत बड़ा संकट अनाज का आने वाला है। और तो और इन्होंने खेती को झगड़ा उसके अंदर में 5 मिनट में अपनी कहानी के बाद में आपको विराम देना चाहूंगा और आपकी बातों को किसान का सबसे पहले खेत को छीनने के लिए इन्होंने ये कवायद की। कंपनी एक्ट के तहत 3 बिल बनाए। किसानों के 13 महीने की हड़ताल और बॉर्डर पे पड़े रहने के बाद में इनको सरेंडर होकर के बिल लेने पड़े। बिल लेने के बाद में एक संगीन धोखा किया गया किसानों के साथ में, जो आम लोगों तक ये बात अभी पहुंच नहीं पाई है। किसानों के साथ में ये धोखा किया गया कि कंपनी एक्ट के नहीं, आप कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कानून बनाइए और वो कानून ऐसे बने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से गांव-गांव खुलने जा रहा है। अमित शाह जी उसकी बागडोर संभाले हुए हैं। आपके अनाज को पैक्स के मार्फत अडानी के गोदाम तक पहुंचाने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाई जा रही है, एफपीओ बनाए जा रहे हैं, एफपीसी बनाई जा रही है। पूरा का पूरा अनुवाद जैसे आपका दूध अमूल ने कब्जे किया, उसी तरह से आपके अनाज को कब्जे करके और ये उसके अडानी के गोदाम में डालना चाह रहे हैं। इससे भी इनकी भूख नहीं मिटी, इसके बाद में भी इनको मजा नहीं आया कि अनाज हमने गोदाम में डाल दिया। एफसीआई का पूरा अनाज अडानी के गोदाम में डाल के अडानी को किराया दे करके 30,000 मैट्रिक टन विदेश के अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट करवा दिया अडानी को और उनको दे दिया। इसके बाद में भी ये आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद में इन्होंने फ्रूट के ऊपर कब्जा किया, क्लस्टर बनाया। इस देश के अंदर 50 क्लस्टर बन रहे हैं। उस क्लस्टर के अंदर 5 क्लस्टर के अंदर इन्होंने अभी ठेका कर दिया है। 5 के अंदर इन्होंने केले, सेब का कश्मीर में सोपिया, हल्दी का मेघालय में और आम और अंगूर, ये क्लस्टर 10-10 हजार हेक्टर यानी 15-15, 20-20 गांवों का एक क्लस्टर बना करके छोड़ दिया। उनके ठेके हो चुके हैं। इकोसिस्टम के तहत एक ही एरिया में एक ही फसल होना वो सही नहीं है, वातावरण के लिए सही नहीं है। अगर आप 50 गांवों में केले उगा रहे हो, 50 गांवों में अंगूर उगा रहे हो, ये घटना तो इन्होंने चालू कर दी है। दक्षिणी भारत के अंदर 3 आम के हैं, मैंने सोपिया का बता दिया। इसके बाद में भी ये नहीं रुके। क्लस्टर के बाद में इन लोगों ने 7 क्लस्टर और हैं जो क्लस्टर कर रहे हैं। आपका जीरा, आपकी ये धनिया और जो मसाले हैं उनको क्लस्टर करके मेहंदी और इनके अंदर ये पाइपलाइन में है। इसके बाद में इन्होंने एक आगे और कदम बढ़ाया और वो कदम आगे ऐसा बढ़ाया कि जिसको लिए भी हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया पैक्स के मार्फत, तो दूध को कब्जे करना, अनाज को कब्जे करना। लेकिन ये कहानी और गढ़ी, और कहानी वो गढ़ी कि दुनिया के किसानों के मार्फत ये भारत सरकार के किसानों को ये कहा गया कि आपके द्वारा उपजाया हुआ अनाज पौष्टिक नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू में नहीं है। तो क्या नहीं है साहब बताइए? तो इन्होंने कहा साहब कि आपके चावल में 3 चीजें कम है, फोलिक एसिड कम है, B12 विटामिन कम है, आयरन कम है। तो क्या करें कि हमें दो आप ये पूरा का पूरा आप चावल, इसको हम पीस करके ये तीनों चीजें डाल करके और फोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम वापस पैक करके आपको देंगे। जो आपका मिड डे मील है इसमें जाएगा, जो आपका ये रेलवे की कैंटीन है ये जाएगा। आपका नमक कहाँ गया? किसान ने नमक उपजाया, थैली में चला गया। आपका दूध कहाँ गया? फोर्टिफिकेशन होकर के थैली में पैक हो गया। आपका अनाज फोर्टिफिकेशन के नाम से होना जा रहा है। आपकी बाजरी जिंक और आयरन के नाम से पैकिंग होने जा रही है। आपका गेहूं आयरन और विटामिन के नाम पे पैकिंग होने जा रहा है। तो साथियों, सही समय पे किसानों को जागना पड़ेगा। यदि हम नहीं जाग पाए, यदि इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन का मॉडल भी है। हमारी जमीन में वो चीजें डाल दीजिए, अपने आप पौधे में वो चीजें आ जाएंगी। रिसर्च और इनको कह दीजिए, लेकिन उस पर नहीं है। ये इनकी चाल है कि पहले हम अपने गोदाम भरें, गोदाम के बाद में इनको पीस पकड़ के इनमें नाम से दें। अब आयोडीन नमक में कम था या नहीं था?
हम नाप नहीं पाए, लेकिन हमें कहीं नमक की थैली नहीं मिल पाई। इसके बाद में इन्होंने क्लस्टर बनाए तेल के ऊपर, वो अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं। तेल के अंदर इन्होंने पाम ऑयल मिलाया। और एक बात बता दूंगा, आज से 3 साल पहले सरसों के भाव 10,000 हुए थे। उसका कारण है कि 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने एक आदेश जारी किया कि तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर किसी प्रकार की पाम ऑयल की मिलावट नहीं करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर कॉरपोरेट के दबाव में, इन तेल कंपनियों के दबाव में ऑर्डर वापस लेना पड़ा और 70% तक उसमें आपके ये तेल के अंदर पाम ऑयल मिला रहे हैं। पाम ऑयल हमारा बाहर से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को हमें समझो। हमारे किसानों को आप क्यों नहीं आप दे रहे हो तिलहन के नाम पर के सब्सिडी, क्या आप तिलहन बोइए। हमारे किसानों के अंदर जब आपको पता है कि दाल कम होती है तो आप बर्मा से दाल मंगा रहे हैं, मैक्सिको से दाल मंगा रहे हैं, लेकिन भारत के किसान को मैक्सिको दाल के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं। ये सब चालें किसान की खेती छीनना, क्लस्टर बना के किसान को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एफपीओ बना करके अडानी के और इन व्यापारियों के गोदाम बनाना, और गोदाम बनाने के बाद में इनको थैली में पैक करके महंगे भाव से देना और किसान को मजदूर बनाने की जो कवायद है, इन सब के विरोध के लिए पंजाब और हरियाणा के साथी मरने मिटने को तैयार हैं। अभी भी सिम्बू बॉर्डर पर लाखों हजारों लोग वहां बैठे हैं, इस बात की तपस्या कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन किसानों को सहयोग दें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते, हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो। अंत में मैं 2 लाइन का एक निवेदन करते हुए कि साथियों, समय रहते किसान को जागना पड़ेगा। हमारी नस्ल और फसल दोनों खत्म कर रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री को कार्बन क्रेडिट दे दिया, हमारी फसल को कार्बन हम बचा रहे हैं, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं दिया गया। इन सब बातों को समझना पड़ेगा। भारत सरकार की जो नीतियां इंडस्ट्री के लिए है वो किसानों के लिए नहीं है, और इसका विरोध करने के लिए इस आने वाले चुनावों में हमें इनका पुरजोर विरोध करना है। किसान के हर बच्चे को जगाना है, और हर बच्चा जब तक नहीं जागेगा तब तक किसान की नस्ल खत्म हो जाएगी, आप मजदूर की नस्ल में आ जाएंगे, आपकी फसल तो खत्म होगी। फसल खत्म होने के लिए पहले आप अपनी नस्ल को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं। इन्हीं सब शब्दों के बाद में पुनः निवेदन करते हुए आपसे कि किसान आज संकल्प लें कि बीजेपी को, किसी भी कैंडिडेट को हराने के लिए जितना हम प्रयास कर पाए करें, और यदि ये सरकार वापस आती है तो आप समझ लीजिए हमारी नस्ल और फसल खत्म होती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।